Hello students, welcome to my class. Today we are going to study about Memorandum of Association. So आज के लेक्चर में हम Memorandum of Association का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, पर्पस, इम्पोर्टेंस, फॉर्म्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग पता होना चाहिए. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप MOA या फिर मेमोरेंडम भी कह सकते हो. दिस इज द चार्टर ऑफ अ कंपनी. मतलब ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कंपनी की सारी पावर्स, उसकी स्कोप लिखी होती है. ये ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे कंपनी बनी है और जिसके बेस पे बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं. इसमें जो पावर्स कंपनी की लिखी है, स्कोप कंपनी का लिखा है, इससे बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती. इसके अलावा जब प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसीलिए इसको लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वही डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी को लाइफ मिलती है. नाउ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो MOA की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 की. ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. इस डेफिनेशन में दो बातें कही गई है कि मेमोरेंडम में दो चीजें इंक्लूड की गई हैं. पहला, मेमोरेंडम जो ओरिजिनली बनाया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसे बोल रहे हैं ना एज ओरिजिनली फ्रेम्ड. दूसरा, इसमें ऑल्टर्ड मेमोरेंडम भी इंक्लूड किया गया है, जिसे बोला गया है यहाँ पे एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट. अगर आप मेमोरेंडम में कोई भी ऑल्ट्रेशन करते हैं उसको भी आप मेमोरेंडम ही सेम काउंट करोगे. तो दोनों चीजें इसमें आएंगी आपकी. जब आपने इनकॉर्पोरेशन में बनाया वो ओरिजिनल मेमोरेंडम, या फिर आपने इस एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ऑफ दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कुछ इसमें ऑल्ट्रेशन करी है, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, प्रीवियस कंपनी लॉ जैसे कि कंपनी एक्ट 1956, इसके अकॉर्डिंग आपने कोई ऑल्ट्रेशन की है, उसको भी आप मेमोरेंडम ही कहोगे. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सबसे पहले है चार्टर ऑफ द कंपनी. बच्चों, MOA को कंपनी का चार्टर बोला जाता है. इसमें क्योंकि कंपनी की सारी पावर्स लिखी होती है, ये कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है. इसी के बेस पे बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं. कंपनी का लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसी को फाइल करके कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है. सेकेंड इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट. ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आप ROC के पास जब रजिस्ट्रेट करवाने के लिए जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आपको फाइल करना होगा. इसके बिना कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज डिफाइन स्कोप ऑफ एक्टिविटीज. कंपनी किन एरिया में काम करेगी वो सारा स्कोप यहाँ पे लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में. यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं उससे बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती. अगर ऐसा कंपनी के द्वारा किया जाता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अल्ट्रा वायस, मतलब समथिंग विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, और वो वॉइड कहलाता है, इनवैलिड कहलाता है, कंपनी नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज रेगुलेट्स एक्सटर्नल अफेयर्स. MOA कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल जो आउटसाइडर्स हैं उनके साथ में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, पब्लिक. बेसिकली इन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है MOA से वो ले सकते हैं. कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में, कंपनी के कैपिटल के बारे में, मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में, सब कुछ यहाँ से वो देख सकते हैं. क्यों देख सकते हैं? नेक्स्ट फीचर समझ सकते हैं, क्योंकि ये है पब्लिक डॉक्यूमेंट. MOA एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. जब आप ROC के पास फाइल कर देते हो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है. इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन. तो जो भी आउटसाइडर्स हैं जिनको कंपनी से डील करना है, वो यहाँ से कंपनी की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बाइंडिंग नेचर. It binds the company and its member to the provisions mentioned in it. MOA में जो provisions लिखे हुए हैं कंपनी के पावर के बारे में, कंपनी और मेंबर्स उससे बाहर जाके नहीं काम कर सकते. वहां पे वो बाइंडिंग नेचर कहलाता है. नेक्स्ट इज अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट. बच्चे, मेमोरेंडम को एक अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट बोला जाता है. अनऑल्टरेबल मतलब जिसमें चेंजेस नहीं होते. ऑल्दो बोला जाता है अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट, बहुत रिजिड है. बिकॉज सोचो, जिस मोटिव के साथ हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं
है ना, हम नहीं चाहेंगे उसमें छेड़छाड़ हो फ्यूचर में, क्योंकि मेंबर्स तो आते जाते रहेंगे, इसलिए इसको एक अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट बोला गया है। बट येस, बिकॉज डायनेमिक एनवायरनमेंट है, सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिन सर्कमस्टांसेस में इस डॉक्यूमेंट को ऑल्टर किया जा सकता है, बशर्ते जो प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में उसको फॉलो किया जाए। तो मतलब ये ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट तो है, बट सिर्फ कुछ केसेस में, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस और पर्पस ऑफ एमओए। चाहे इंपॉर्टेंस पूछ ले बच्चे आपसे एग्जाम में या पर्पस पूछ ले, आंसर आपका यही रहेगा, सेम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है मैंडेटरी फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है तो एमओए आपको फाइल करना होगा, कोई भी कंपनी बिना एमओए फाइल करे रजिस्टर नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज इट डिफाइंस द कंपनीज पावर। एमओए में कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को पावर्स होती है, कोई भी कंपनी जो पावर कंपनी की लिखी हुई है एमओए में उससे बाहर नहीं जा सकती, अगर उससे बाहर जाती है तो उसको हम अल्ट्रावायस कहते हैं, जिसको हम आगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायस में आपको समझाएंगे अलग से। नेक्स्ट इज फाउंडेशन डॉक्यूमेंट। ये कंपनी का फाउंडेशन या फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कहलाता है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स इसको ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है एमओए। ये शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो फंड्स दे रहे, देखो दोनों, ये शेयर होल्डर्स भी फंड्स देते हैं कंपनी को, क्रेडिटर्स भी फंड्स देते हैं, और क्या देख के देते हैं, जो एमओए में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो चीजें लिखी हुई हैं उसको ध्यान में रख के देते हैं। सो ये निश्चिंत हो जाते हैं कि हम जो फंड्स दे रहे हैं वो उसी काम के लिए यूज होंगे और उनका मिसयूज नहीं होगा। अगर कंपनी उससे बाहर जाके काम करते हो वैसे भी इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक डॉक्यूमेंट। एक बार आरओसी के पास रजिस्टर हो जाए एमओए तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। किसी को भी, कोई भी आउटसाइडर है वो कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पता करना चाहता है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो वहां से पता कर सकता है। नेक्स्ट, गाइड्स मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनके लिए एमओए गाइडलाइन की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज बाइंडिंग इफेक्ट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये कंपनी और उसके मेंबर्स को बाइंड करता है कि इसमें जो एमओए में पावर्स दी हुई हैं, आपको अथॉरिटी दी हुई है, उसमें रह के ही आपको काम करना है। आप कुछ भी डिसीजन लेके, कुछ भी अगर डिसीजन लेते हैं तो एमओए को ध्यान में रख के करेंगे, उसके बाहर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ एमओए। सपोज आपको अब एमओए बनाना है, मेमोरेंडम बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, कैसा फॉर्मेट होगा उसको बनाने का, तो यहाँ पे उस चीज को भी सॉल्व किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 में 5 स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं, फ्रॉम टेबल ए टू ई। इनमें से किसी एक फॉर्म में आप एमओए बना सकते हो। अब वो फॉर्म कौन सा होगा इनमें से, वो डिपेंड करता है कि आपकी टाइप ऑफ कंपनी क्या है, क्या उसका लायबिलिटी स्ट्रक्चर है। देखो हमने मेनली ना 3 टाइप की कंपनी पढ़ी है, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी अनलिमिटेड कंपनी। इसी के बेस पे हम लोग इन टेबल्स को करेंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी टेबल ए। टेबल ए में वो सभी कंपनीज होंगी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स। मैक्सिमम जो कंपनीज हैं इंडिया में, दे आर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो ये सारी कंपनीज टेबल ए को फॉलो करेंगे। दूसरा है टेबल बी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इसको ध्यान देना, टेबल बी में नॉट हैविंग शेयर कैपिटल आता है, कुछ बुक्स में गलत प्रिंट किया हुआ है जहां पे टेबल बी में लिखा होगा हैविंग शेयर कैपिटल, तो इसको आप सही कर लेना। टेबल बी में आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी में वो कंपनीज आती हैं जो कि है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी इज रिलेटेड विथ अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हमेशा पहले नॉट हैविंग आएगा। एंड टेबल ई इज अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो हमने 5 टेबल करी है। पहले लिमिटेड बाय शेयर्स, जहां पे आप देखो हैविंग नॉट हैविंग की तो हमें बात करनी ही नहीं, क्योंकि है लिमिटेड बाय शेयर्स, तो वहां पे बात खत्म हो जाती है। बी और सी गारंटी से रिलेटेड है, पहले लिखोगे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल फिर हैविंग शेयर कैपिटल। डी और ई अनलिमिटेड कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें भी आप पहले लिखोगे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड देन हैविंग शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमओए।
कंपनीज एक्ट 2013 में मेमोरेंडम के रिगार्डिंग क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले दिया गया है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये फॉर्म हम फाइल करते हैं और इसका आरओसी के पास रजिस्टर होना ज़रूरी है। और कैसे फाइल करोगे, हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पढ़ा था, एमसीए के पोर्टल पे जाना होता है स्पाइस प्लस फॉर्म में। EMOA हमारा फाइल होता है इन फॉर्म INC 33, तो ये मैंडेटरी हमारा डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जब आप MOA फाइल करते हो तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब मतलब जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 में दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था A से E हमारी टेबल है, इसमें किसी एक फॉर्म में डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है, उस फॉर्म में हमें इसको फाइल करना होता है। तीसरा है साइंड बाय सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स कौन है, जो कंपनी बना रहे हैं, जो लोग मिलके बेसिकली कंपनी बना रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था, अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 2 लोग की जरूरत होती है, अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम हमें 7 लोगों की जरूरत होती है। इन लोगों के साइन होते हैं मेमोरेंडम पे, इसलिए उनको बोला जाता है साइंड बाय सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। इनको सिग्नेटरीज भी बोला जाता है। इन लोगों के साइन होंगे, और साइन कैसे होंगे, डिजिटली होंगे, जिसके लिए वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या DSC जिसको बोलते हैं उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है विटनेस की। जितने भी साइन होते हैं सब्सक्राइबर्स के, हर साइन का विटनेस होना जरूरी है। जनरली जो मेमोरेंडम होता है उसको कोई प्रोफेशनल अटेस्ट करता है, जैसे कि CA, CS, CM में जो प्रैक्टिस में होते हैं, यही लोग विटनेस बन जाते हैं, उसको अटेस्ट कर देते हैं। डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों ने साइन किए थे एज ए सब्सक्राइबर, उनकी यहाँ पे डिटेल्स होती है, सारी डिटेल्स, जैसे कि उनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, और जितने शेयर्स वो लेने को रेडी हैं वो उनके नाम के सामने लिखा होता है। नेक्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी। MOA पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो कि ऑनलाइन पे हो जाती है। अब कितनी लगती है डिपेंड करता है कौन से स्टेट में कंपनी बन रही है और कंपनी की कैपिटल कितनी है। ये सारी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हो जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने मेमोरेंडम का बेसिक कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरेंडम के क्लॉजेस स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।